हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं चमन कौसर अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सीके पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज फिर मैं आपके सामने कक्षा 7 की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी की जो बुक है वो लेकर उपस्थित हुई हूँ। इसका नेक्स्ट चैप्टर लेके चैप्टर 7 है जो आज हम देखेंगे। अध्याय 7 मानवीय पर्यावरण, बस्तियां, परिवहन एवं संचार। यानी कि जो अध्याय 7 है उसके अंदर मानवीय पर्यावरण के हम 3 पार्ट देखेंगे। बस्तियां भी देखेंगे, परिवहन भी देखेंगे और संचार देखेंगे। यानी कि जो बस्तियां हैं, मानव ने जब मानव है ना सभ्य हुआ तब जिस तरीके से रहने लगा तो उन्होंने किस तरीके की बस्तियों का निर्माण हुआ है ना। पहले जैसे गुफाओं में, पहले तो वो भटकता ही रहता था इधर उधर पशुओं के साथ, है ना। धीरे धीरे जब उसने अपना स्थायित्व जीवन को में स्थायित्व लेके आया, फसलों को उगाना लगा, गुफाओं में रहने लगा, उसके बाद जैसे धीरे धीरे उसने अपने को सभ्य बनाया तो जिस तरीके से रहने लगा तो किस तरीके से बस्तियों का निर्माण हुआ, बस्तियां किस प्रकार की होती हैं, कैसी होती हैं, वह देखेंगे। उसके बाद हम परिवहन देखेंगे कि जो परिवहन के साधन हैं, ठीक है ना, कौन कौन से हैं, परिवहन के मार्ग कौन कौन से हैं। जैसे सड़क मार्ग हो गया, रेल मार्ग हो गया, जल मार्ग हो गया, वायु मार्ग हो गया। और उसके बाद हम देखेंगे तीसरा टॉपिक संचार। तो चलते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। वे स्थान जहाँ भवन अथवा बस्तियां विकसित होती हैं उसे बसाव स्थान कहते हैं। यानी कि रहने के स्थान अलग होते हैं, फसलों के स्थान अलग होते हैं, ठीक है ना। जीव जंतुओं के रहने के स्थान अलग होते हैं, ठीक है। जो जंगली जीव हैं वो जंगलों में रहते हैं, इंसान जो हैं उन्होंने बस्तियां बसा ली जहाँ पर, है ना। तो उसे वह स्थान जहाँ पर भवन या बस्तियां विकसित होती है उसे बसाव स्थान कहते हैं। आदर्श बसाव स्थान के चयन के लिए प्राकृतिक दशाएं क्या क्या है, अनुकूल जलवायु हो, जहाँ पर जल की उपलब्धता हो, उपयुक्त भूमि हो और उपजाऊ मिट्टी हो, वहां पर हम बस्तियों का निर्माण करेंगे। तो ये 4 तत्व मौजूद होने चाहिए। उसके बाद है बस्तियां। बस्तियां वे स्थान हैं जहां लोग अपने लिए घर बनाते हैं, अपने लिए यानी खुद के रहने के लिए घर जहां बनाते हैं वे स्थान क्या कहलाते हैं, बस्तियां कहलाते हैं। प्रारंभिक मनुष्य वृक्षों एवं गुफाओं में निवास करते थे। जब उन्होंने फसल उगाना आरंभ किया तो उनके लिए एक जगह पर स्थायी घर बनाना भी आवश्यक हो गया, क्योंकि पहले तो सबसे पहले वो घुमंतु था। जो आदि मानव था वो घुमंतु था, वो अपने जानवरों के साथ भटकता रहता था, ठीक है ना। जहाँ जा रहा है या नहीं भी है, अकेला है तो जा रहा है, जानवर हैं और उसने क्या करा, भूख लगी तो उनको उनका मांस खा लिया, ठीक है ना, पेड़ पौधों के पत्ते तोड़ के खा लिए, इस तरीके से जीवन जीता था। फिर आया बस्तियों का विकास नदी घाटियों के निकट हुआ, क्योंकि वहां पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध था एवं भूमि उपजाऊ थी। व्यापार, वाणिज्य एवं विनिर्माण के विकास के साथ ही मानव बस्तियां बड़ी होती गई। जल की उपलब्धता थी, उपयुक्त भूमि थी, उपजाऊ मिट्टी थी, अनुकूल जलवायु थी। आगे ना ये चीजें नदी घाटियों के पास, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमारी सिंधु सभ्यता, ठीक है, नाम है उसका हड़प्पा सभ्यता, ठीक है ना। क्यों है हड़प्पा सभ्यता, क्योंकि सब सर्वप्रथम वह हड़प्पा में खोजी गई। लेकिन सिंधु सभ्यता क्यों है, क्योंकि वो सिंधु नदी के पास पनपी थी, है ना। इसीलिए जितनी भी सभ्यताएं हैं नदियों के किनारे पनपी है और उन्हीं नदियों के नामों की वजह से इनका नाम रखा गया है। फिर है व्यापार, वाणिज्य विनिर्माण के विकास से ही साथ ही मानव बस्तियां बड़ी होती गई। नदी घाटी के निकट बस्ती पनपने लगी है, सभ्यता का विकास हुआ। फॉर एग्जाम्पल विश्व की सबसे सभ्य सभ्यता कौन सी कहलाती है, या सभ्यता का विकास कहाँ से माना जाता है, सिंधु सभ्यता से माना जाता है। फिर आता है बस्तियां। बस्तियां कैसी होती है, 2 प्रकार की होती है, अस्थायी बस्तियां और स्थायी बस्तियां। फिर है स्थायी बस्तियों में होता है ग्रामीण बस्तियां और शहरी बस्तियां। ग्रामीण बस्तियों में आ जाएगा सघन बस्तियां और प्रकीर्ण बस्तियां। फिर शहरी बस्तियां आ जाएगी छोटी बस्तियां और बड़ी बस्तियां। तो ग्रामीण बस्तियां भी 2 प्रकार की जो है, सघन बस्तियां हैं, प्रकीर्ण बस्तियां हैं, और शहरी है छोटी और बड़ी। अस्थायी बस्तियां, जो बस्तियां कुछ समय के लिए बनाई जाती है उन्हें अस्थायी बस्तियां कहते हैं, क्योंकि वो परमानेंट नहीं है, स्थायी नहीं है। घने जंगलों, गर्म एवं ठंडे रेगिस्तानों तथा पर्वतों के निवासी अक्सर अस्थायी बस्तियों में निवास करते हैं। वे आखेट, संग्रहण, स्थानांतरित कृषि एवं ऋतु प्रवास करते हैं। जो जंगलों में, गर्म इस ठंडे रेगिस्तानों में, पर्वतों पे जो रहते हैं वो क्या करते हैं, अस्थायी बस्तियों का निवास करते हैं, क्योंकि ये आखेट, संग्रहण और स्थानांतरित कृषि करते हैं और ऋतु प्रवास करते हैं। स्थायी बस्तियां, आजकल लोग पक्के मकान बनाकर उसमें निवास करते हैं, अतः यह स्थायी बस्तियां हैं, ठीक है ना। पक्के मकान जहाँ बनेंगे वहाँ स्थायी बस्तियां ही होंगी।
उसके बाद आ जाता है ग्रामीण बस्तियां। गांव ग्रामीण बस्ती होती है जहां लोग कृषि, मत्स्य पालन, वानिकी, दस्तकारी एवं पशुपालन संबंधी कार्य करते हैं। ग्रामीण बस्ती सघन एवं प्रकीर्ण हो सकती है। यानी कि जो ग्रामीण क्षेत्र है जहां पर मतलब प्राइमरी कार्य जहां पर भी हो रहे हैं वो गांव है। जैसे कृषि है, मत्स्य पालन है, वानिकी है ना, प्राइमरी सेक्टर के उद्योग हो गया ना एक तरीके से। तो यह भी दो प्रकार है, सघन और प्रकीर्ण है। सघन बस्तियों में घर पास पास बने होते हैं। प्रकीर्ण में क्या होता है, दूर बने होते हैं। प्रकीर्ण बस्तियों में लोगों के घर दूर दूर व्यापक क्षेत्र में फैले होते हैं। इस प्रकार की बस्तियां मुख्यतः पहाड़ी क्षेत्रों, घने जंगल एवं अति विषम जलवायु वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र के ऊपर क्या होता है, ढलान, ऊबड़ खाबड़ जमीन होने की वजह से क्या होता है, घर एक दूसरे से दूर होते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अपने पर्यावरण के अनुकूल घर बनाते हैं। अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में ढाल वाली छत बनाते हैं। यानी कि जहां वर्षा अधिक होगी तो वहां पे सीधी फ्लैट छत नहीं बनाएंगे, ढाल वाली छत बनाएंगे, ताकि क्या है, पानी नीचे गिर जाए, छतों पर इकट्ठा ना हो। जिन स्थानों में वर्षा के समय जल का जमाव होता है वहां ऊंचे प्लेटफॉर्म और स्टिल्ट पर घर बनाए जाते हैं। यानी कि जमीन पर घर ना बना के नीचे पिलर दे के ऊपर हवा में मतलब पिलर के ऊपर टीन करके, है ना, टीन शेड लगा के उसके ऊपर घर बनाते हैं जहाँ वर्षा अधिक होती है। ठीक है, इसे स्टिल्ट पर घर कहते हैं। ठीक है, वो प्लेटफॉर्म बन गया नीचे। फिर एक गर्म जलवायु वाले क्षेत्र में मिट्टी की मोटी दीवार वाले घर बनाए जाते हैं जिनकी छतें फूस की बनी होती है। स्थानीय सामग्री जैसे पत्थर, पंख, चिकनी मिट्टी, तण आदि का उपयोग घर बनाने में किया जाता है। उसके बाद आ जाता है शहरी बस्तियां। शहरी बस्तियां छोटी और बड़ी होती हैं। शहरों में नगर जो होती हैं वो छोटी बस्तियां होती हैं, इन्हें कस्बा भी कहते हैं। और बड़ी बस्तियां शहर नगरों से बड़ी बस्तियां होती है। नगरों से जो बड़ी होती हैं वह शहर होते हैं ना। बड़ी बस्तियों के अंदर फॉर एग्जाम्पल बड़े शहर कह सकते हैं अपन, जैसे कि मेट्रो सिटी हो गई, है ना, डिस्ट्रिक्ट्स हो गए। ऋतु प्रवास, लोगों के मौसमी आवागमन को ऋतु प्रवास कहते हैं। जो लोग पशु पालते हैं वे मौसम में परिवर्तन के अनुसार नए चरागाहों की खोज में निकल जाते हैं। यानी कि जैसे मौसम परिवर्तित होता है और घास के मैदान वगैरह खत्म होने लगते हैं, चरागाह खत्म होने लगते हैं, तो वो नए स्थानों पर चले जाते हैं, नए स्थान ढूंढने के लिए। अब आ जाता है परिवहन। परिवहन लोगों एवं सामान के आवागमन के साधन होते हैं। यानी कि जो परिवहन है वो दोनों का साधन है, लोगों का भी और सामान के भी आवागमन का साधन है। पुराने समय में अधिक दूरी यात्रा करने पर में अत्यधिक समय लगता था। पहले समय बहुत ज्यादा लगता था। क्यों लगता था? क्योंकि मानव पैदल यात्रा करता था। उस समय लोग पैदल चलते थे। अपने सामान को ढोने के लिए पशुओं का उपयोग करते थे, जैसे कि गधे पर सामान लाद देना, बैलों पर, है ना। पहिए की खोज से परिवहन आसान हो गया। पहिए की खोज ने क्यों? क्योंकि पहिए के जैसा ही खोज हुई तो उसके बाद क्या हुआ, जैसे गाड़े बने। ठीक है, बैलगाड़ा, ऊंट गाड़ा, घोड़ी गाड़ी, है ना, घोड़ा गाड़ा, खच्चर खाड़ा, है ना। इस तरीके से समय के साथ परिवहन के विभिन्न साधनों का विकास होता गया, लेकिन आज भी लोग परिवहन के लिए पशुओं का उपयोग करते हैं। आपने देखा होगा अपने वैष्णो माता के मंदिर जाते हैं तो वहां के ऊपर घोड़े हैं, खच्चर हैं, उसके ऊपर सवारी लेके जाते हैं ना, तो वो जानवर है ना। हमारे देश में सामान्यतः गधे, खच्चर, बैल एवं ऊंट का उपयोग किया जाता है। ऊंटों पर भी सवारी होती है। कैमल फेस्टिवल वगैरह के अंदर हम लोग भी जाके करते हैं। दक्षिणी अफ्रीका के एंडीज पर्वत के क्षेत्र में लामा का उपयोग उसी तरह होता है जैसे तिब्बत में याक का उपयोग होता है। याक किसे कहते हैं? याक जो है हिमालयी क्षेत्र का जो वो नहीं होता सांड, वो याक है। ठीक है ना। तो तिब्बत में याक का उपयोग किस लिए किया जाता है? सामान ढोने के लिए किया जाता है। और लामा जो होता है ऊंट की प्रजाति होती है। दक्षिण अफ्रीका के एंडीज पर्वत में लामा का उपयोग होता है और तिब्बत में याक का उपयोग होता है माल ढोने के लिए। प्रारंभ में अन्य देशों के व्यापारियों को भारत पहुंचने में अनेक महीने लग जाते थे। वे समुद्री मार्ग से या स्थलीय मार्ग से आते थे। हवाई जहाज ने परिवहन को द्रुत बना दिया। यानी प्रारंभ में जब अन्य देश के व्यापारी लोग जब इंडिया आते थे व्यापार करने के लिए तो उनको काफी समय लग जाता था इंडिया आने पर, है ना। लेकिन क्या हुआ, जैसे जैसे क्या हुआ, हवाई जहाज का जैसे ही आविष्कार हुआ या निर्माण हुआ, हवाई परिवहन शुरू हुआ, तो ये बहुत ही द्रुत हो गया। आज भारत से यूरोप की यात्रा करने में केवल 6 से 8 घंटे का समय लगता है और पहले क्या महीनों लग जाते थे। इस प्रकार परिवहन के आधुनिक साधन समय और ऊर्जा दोनों की बचत करते हैं। परिवहन के मुख्य साधन हैं 4: सड़क मार्ग, रेल मार्ग, जल मार्ग और वायु मार्ग। तो हम देखेंगे सड़क मार्ग।
कम दूरी की यातायात के सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले मार्ग क्या हैं? सड़क हैं। सड़कें पक्की और कच्ची हो सकती है। गाँव में सड़कें कैसी होती है? कच्ची, और शहरों में पक्की होती है। और मैदानी क्षेत्रों में सड़कों का बहुत बड़ा जाल बिछा होता है, जबकि पर्वतीय जो क्षेत्र होते हैं, उनके अंदर क्या होती है? सड़कें बहुत कम होती है। जहाँ मतलब सड़कों का निर्माण जो है वो दुर्गम हो, जहाँ पे रास्ते कठिन हैं, वहाँ पर सड़कों की अभी तक पहुँच नहीं हुई है। मरुस्थलों, वनों एवं ऊंचे पर्वत जैसे स्थानों पर भी सड़कें बनी हुई है। हिमालय पर्वत पर मनाली लेह राजमार्ग विश्व का सबसे ऊंचे सड़क मार्गों में से एक है। जो विश्व का सबसे ऊंचे सड़क मार्ग है, उसमें मनाली लेह राजमार्ग विश्व भी शामिल है। हिमालय पर्वत का भूमिगत सड़कों को भूमिगत मार्ग या सबवे कहते हैं। फ्लाईओवर उत्कृष्ट संरचनाओं के ऊपर बनाए जाते हैं। भारत में अनेक राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्ग हैं। भारत में एक्सप्रेस वे का निर्माण नवीनतम है। स्वर्ण चतुर्भुजीय महामार्ग दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ता है। तो जो है भारत के अंदर सड़कों का निर्माण निरंतर जारी है, जिन्हें मतलब बड़ी जो सड़कें हैं उन्हें राष्ट्रीय मार्ग, राजमार्ग या राज्य राजमार्ग कहते हैं। भारत में एक्सप्रेस वे भी वे बन रहे हैं, क्योंकि वो बहुत ही मतलब तीव्र सड़क मार्ग हैं, जहाँ पे गाड़ियां बहुत ही तीव्रता से चलती हैं। और एक जो स्वर्ण चतुर्भुजीय मार्ग महामार्ग बनाया गया है, वो जो चतुर्भुज में चार जो हैं अपन कह सकते हैं बड़े शहर महानगरों को जोड़ा गया है। उनके नाम है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। फिर है रेल मार्ग। रेल मार्ग के द्वारा तीव्रता से कम खर्च में लोगों का आवागमन एवं भारी सामान को ढोने का कार्य होता है। वाष्प के इंजन की खोज और औद्योगिक क्रांति ने रेल परिवहन की तीव्रता से विकास में सहायता प्रदान की है। जो रेल मार्ग है, जैसे ही सड़कों के बाद रेल मार्ग पे आए तो हमारा क्या हुआ? सबसे पहले तो परिवहन जो है वो आसान हो गया, समय की बचत होने लगी, खर्चा कम होने लगा, ठीक है ना? फिर क्या, भारी सामान को भी ले जाने में आसानी होने लगी, ठीक है? उसके बाद है वाष्प की इंजन की खोज और औद्योगिक क्रांति ने, यानी वाष्प की इंजन की खोज से ही रेल मार्ग का जो है ये सपना साकार हो सका। डीजल एवं विद्युत इंजनों ने व्यापक रूप से वाष्प के इंजनों का स्थान ले लिया, यानी विद्युत इंजन है रेल की और जो डीजल इंजन है उन्होंने वाष्प के इंजनों को हटा दिया। यानी पुराने समय में जो रेलें थी वह वाष्प से चलती थी, है ना, रेल इंजन, लेकिन अब नहीं चलते। अब सुपरफास्ट रेलगाड़ियों से परिवहन की गति और तीव्र हो गई है। यानी कि हमारे मतलब दुनिया में रेलें तो चल ही रही थी, लेकिन अब सुपरफास्ट रेल्स भी चलने लगी हैं। मैदानी भागों में रेल मार्गों का जाल व्यापक रूप से फैला है। क्यों? क्योंकि मैदानी भाग जो होते हैं वो समतल होते हैं। मैदान कैसे होते हैं? समतल होते हैं। और समतल भागों में रेल मार्गों को बनाना आसान है। उनकी लागत कम आती है, उन पे कहते हैं बनाने में कोई भी कठिनाई कम होती है। और क्या कहते हैं, उस उबड़ खाबड़ जगह के अंदर लोह पथगामिनी कैसे एडजस्ट हो पाएगी? वही चीज है। उन्नत प्रौद्योगिकी कौशल से दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में भी रेल मार्ग बनाना संभव हो गया है, लेकिन इनकी संख्या काफी कम है। जब उन्नत प्रौद्योगिकी का विकास होने के कारण इनको बनाए तो गए, लेकिन अभी भी इनकी संख्या कम है, क्योंकि 100% इनकी अभी सक्सेस देखेंगे, फिर इनका विस्तार होगा कि भाई देखे अगर सक्सेस होती है, भाई दुर्घटनाओं का रहता है ना कि दुर्घटनाएं हो ना हो, वो भी तो देखना है। सिर्फ बनाना ही मकसद नहीं है कि भाई हमने हाँ साधन बना दिए, हम उनका उपयोग कर रहे हैं, लेकिन उससे जान व माल की हानि भी नहीं होनी चाहिए। भारतीय रेल मार्गों का जाल भली भांति विकसित है, ये एशिया में सबसे बड़ा है। जो भारतीय रेलें हैं वह एशिया में सबसे बड़े रेल मार्ग का निर्माण करती है। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग विश्व में सबसे लंबा रेल मार्ग है, जो पश्चिमी रूस में सेंट पीटर्सबर्ग से प्रशांत महासागरीय तट पर स्थित व्लादिवोस्टोक तक जाता है। जो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है वो विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है। एक लाइन याद करनी चाहे तो ये है। दूसरी बात ये है, जो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है वो पश्चिमी रूस में सेंट पीटर्सबर्ग से प्रशांत महासागरीय तट पर स्थित व्लादिवोस्टोक तक जाता है। 2 क्वेश्चन हो गए। जैनिंग से लहासा के बीच चलने वाली रेलगाड़ी समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर चलती है, जिसका सबसे ऊंचा बिंदु समुद्र तल से 5072 मीटर है। जो जाइनिंग से लहासा है जगह, उसके बीच चलने वाली जो रेलगाड़ी है वो समुद्र तल से कितने मीटर ऊंची है? 4000 मीटर की ऊंचाई पर। और जिसका सबसे ऊंचा पॉइंट कितना है? 5072 मीटर। कहाँ से? समुद्र तल से। फिर आ जाता है जलमार्ग। जलमार्ग क्या होते हैं? 2 प्रकार के। अधिक दूरी में भारी या बड़े आकार वाले सामानों को ढोने के लिए जलमार्ग सबसे सस्ता साधन होता है। ये मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, अंतर्देशीय जलमार्ग और समुद्री मार्ग।
देखो, माल ढोने के लिए रेल मार्ग है, सबसे सस्ता जल मार्ग हो गया, फिर उसके बाद रेल मार्ग हो गया, फिर सड़कें हैं, वायुयान है ना, इस तरीके से। फिर है अंतर्देशीय जलमार्ग में क्या होती है, नाव्य नदियों एवं झीलों का उपयोग अंतर्देशीय जलमार्ग के लिए होता है, यानी जिन नदियों में नाव चलाई जा सके उन्हें नाव्य नदियां कहते हैं, और झीलों का उपयोग अंतर्देशीय जलमार्ग के लिए होता है। कुछ महत्वपूर्ण अंतर्देशीय जलमार्ग है, गंगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, उत्तरी अमेरिका में ग्रेट लेक है, और अफ्रीका में नील नदी है। तो ये 3 मार्ग हम अगर एक्सप्लेनेशन में बताना चाहें तो 3 उदाहरण सफिशिएंट है। उसके बाद हम देखेंगे कि समुद्री मार्ग, ठीक है। समुद्री मार्ग जो है, समुद्री एवं समुद्री महासागरीय मार्गों का उपयोग सामान्यतः व्यापारिक माल एवं सामान को एक देश से दूसरे देश में पहुंचाने के लिए करते हैं। यानी समुद्र जो है उसका उपयोग माल को ले जाने के लिए इसलिए किया जाता है क्योंकि वो सस्ता है, सबसे सस्ता साधन है माल ढोने के लिए। विश्व के कुछ महत्वपूर्ण पतन है, ये मार्ग पतनों से जुड़े हैं। विश्व के कुछ महत्वपूर्ण पतन है, एशिया में सिंगापुर और मुंबई, उत्तर अमेरिका में न्यूयॉर्क एवं लॉस एंजल्स, दक्षिण अमेरिका में रियो डी जेनेरियो, अफ्रीका में डरबन एवं कैपटाउन, ऑस्ट्रेलिया में सिडनी, यूरोप में लंदन। ये जो 6 मैंने आपको विश्व के कुछ महत्वपूर्ण समुद्री पतन बताए हैं, ये 6 क्या हैं, 6 महाद्वीपों में स्थित पतन है, ठीक है। क्यों महाद्वीप कितने, 7, 7वां कौन सा है, अंटार्कटिका। वहां पे माल ले जाने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि बर्फीला इलाका है, वहां पे कोई वो नहीं है, मतलब जब मानव ही नहीं बस रहा तो वहां व्यापार और सामान की जरूरत ही का है, माल वगैरह की। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम वायु मार्ग पे। 20वीं सदी के आरंभ में विकसित यह परिवहन का सबसे तीव्र मार्ग है। ईंधन की लागत अधिक होने के कारण यह सर्वाधिक महंगा साधन है। यानी वायु मार्ग जो है वो उसमें वो है तो तीव्र, मतलब हम कहीं पर भी जल्दी पहुंच तो सकते हैं, लेकिन ये महंगा भी है। वायु यातायात खराब मौसम जैसे कोहरे एवं तूफान से कुप्रभावित होता है। यह यातायात का अकेला साधन है जो सर्वाधिक दुर्गम एवं दूर स्थान तक पहुंच सकता है। विशेष रूप से यहाँ सड़क एवं रेल मार्ग नहीं है, जहाँ सड़क एवं रेल मार्ग नहीं है। हेलीकॉप्टर अगम्य स्थानों एवं संकटकालीन स्थितियों में लोगों को बचाने एवं भोजन, जल, कपड़े एवं दवाएं बांटने के लिए एक बहुत ही उपयोगी साधन है। कुछ महत्वपूर्ण हवाई पतन है, दिल्ली, मुंबई, न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, फ्रैंकफर्ट एवं काहिरा। तो जो वायु मार्ग है, वायु मार्ग क्या है, मतलब वह हमने उसने हमारे को एक जगह से दूसरे जगह जाने के अंदर हमारे समय की तो बचत की है, लेकिन ये बहुत ही महंगा है। क्यों है, क्योंकि वायु का जो डीजल है, वायु मार्गों का जो डीजल है या पेट्रोल है, जिस भी साधन से है ना, जो ईंधन है वो क्या होता है, महंगा है। वो कॉस्टली होने के कारण हमारे क्या होता है, उसका खर्च, वायु मार्ग का इस्तेमाल करने का खर्च ज्यादा आ जाता है। लेकिन वायुयान जो है, यानी वायु मार्ग जो एक यातायात का अकेला ऐसा साधन है जो क्या करता है, सर्वाधिक दुर्गम स्थानों पर पहुंच सकता है जहां रेल मार्ग, जल मार्ग और सड़क मार्ग नहीं पहुंच सकते। और कई बार क्या होता है, जैसे बाढ़ आ गया, तूफान आ गया, तो वहां उन क्षेत्रों में जो मतलब फंसे हुए लोग हैं उनकी जान बचाने में भी वायु मार्ग सबसे सही है। वहां तक भोजन, जल, दवाइयां पहुंचाने के लिए सबसे सुगम मार्ग है। फिर आ जाता है लास्ट टॉपिक है संचार। संचार दूसरों के पास तक सूचना पहुंचाने की प्रक्रिया है। तकनीकी विकास के साथ मानव ने संचार के नए एवं तीव्र साधनों को विकसित कर लिया है। तो जो तकनीकी विकास होते गए, पहले संचार के क्या साधन थे, जैसे हम फॉर एग्जांपल बात करते हैं, पहले क्या करते थे, कबूतर चिट्ठियां दे के आते थे, है ना, या अपन चिट्ठी की भी बात करते हैं डायरेक्ट, तो डाकिया दे के आ रहा है। उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ कि फैक्स हुए, फिर फोन आए, फोन के बाद मोबाइल आ गए, है ना। संचार के क्षेत्र में विकास ने विश्व में सूचना क्रांति ला दी। समाचार पत्रों, रेडियो एवं टेलीविजन के द्वारा हम बड़ी संख्या में लोगों के साथ संचार कर सकते हैं, इसलिए इनको जनसंपर्क माध्यम कहते हैं। जो समाचार पत्र है, रेडियो और टेलीविजन है, इनको क्या कहते हैं, जनसंपर्क माध्यम कहते हैं। क्यों, क्योंकि बड़ी संख्या में लोगों तक हम सूचनाओं को पहुंचा सकते हैं। ये संचार जो है उसकी तीव्रता किससे आई थी, सैटेलाइट से आई, ठीक है ना। सैटेलाइट की वजह से ही, कैसे, कि हमने तेल की खोज की, वनों का सर्वेक्षण किया, भूमिगत जल, खनिज संपदा, मौसम पूर्वानुमान एवं आपदा पूर्व चेतावनी आदि में सैटेलाइट सहायक होते हैं।
जो सैटेलाइट की सहायता से हमने आज तेल पेट्रोल के कुएं जो खोज पाए हैं, वनों का सर्वेक्षण है, भूमिगत जल के बारे में और खनिज संपदा के बारे में जानकारी सैटेलाइट से पता चलती है। अब हम इंटरनेट के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक मेल या ईमेल भेज सकते हैं। जो हम चिट्ठियां भेजते थे ना, वो अब इलेक्ट्रिक मेल क्विकली पहुंचाया जाता है। आज सेल्युलर फोन के द्वारा बेतार टेलीफोनिक संचार अत्यधिक लोकप्रिय हो चुका है। जो हम एंड्रॉइड फोन यूज कर रहे हैं, वो हमारे मनोरंजन का साधन होने के साथ-साथ जीविका का भी साधन बना है। सीधी-सी बात है, आज मैं आपके सामने वीडियो दे रही हूँ, तो मेरी पहुँच आप तक हो सकी, ठीक है? उसी तरीके से हम घर बैठे रेल, हवाई जहाज़, सिनेमा, होटल के टिकट वगैरह भी बुक करा सकते हैं, है ना? संपूर्ण विश्व में इस प्रकार लोगों के बीच, लोगों एवं सेवाओं तथा संस्थाओं के बीच तीव्र गति से आपसी संपर्क संभव होने के कारण आज हम एक वृहद विश्व समाज के रूप में विकसित हो रहे हैं। यानी कि जो पूरा विश्व है वो एक समाज बन गया है। जैसे कि ये कहते हैं ना, वो ग्लोबलाइजेशन हो गया है ना? वैश्वीकरण हो गया है, यानी विश्व के सभी लोग आपस में जुड़ गए हैं। जैसे आज मैं अभी आप लोगों से जुड़ गई हूँ, ठीक है? आज इस चैप्टर के अंदर हम यही पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हमने क्या-क्या देखा? बस्तियाँ देखी, परिवहन देखी और संचार देखा। बस्तियों के अंदर हमने 2 रूप देखे कि कच्ची बस्तियाँ हैं, पक्की बस्तियाँ हैं, अस्थायी है, स्थायी है, ठीक है? उसके अंदर ग्रामीण है, शहरी है। ग्रामीण के अंदर सघन और प्रकीर्ण देखी और शहरी बस्तियों के अंदर हमने देखा छोटी और बड़ी बस्तियाँ देखी। फिर हमने परिवहन के मार्ग देखे, सड़क मार्ग है, रेल मार्ग है, जल मार्ग है और हवाई मार्ग है। उसके बाद हमने संचार देखा, ठीक है? ये टॉपिक यहीं तक था और मिलते हैं अब अपन नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर देना, लाइक भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।